Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Simran, and in this video I'm going to share my CA final law strategy and what all mistakes I did which I would recommend you should not do, and what all I did to score exemption in CA final law. So let's go for it one by one. First of all, you should use only one book. मतलब डोंट चेंज योर बुक. अगर आप स्टार्टिंग से किसी एक बुक को पढ़ रहे हो तो आप वही को पढ़ो. एंड माय एडवाइस वुड बी, अगर आपको फर्स्ट टाइम में आप रीड कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप जो मेन बुक है वो एटलीस्ट पढ़िए, एंड उसके बाद फिर आप एक समरी बुक साथ में ही उसको साइमल्टेनियसली गो थ्रू करिए. आप फिर फर्स्ट रिवीजन के बाद आपकी मेन बुक को हाथ मत लगाएगा और जो भी समरी बुक है आप उसी को कंटिन्यू करिएगा. और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी मेन बुक में कवर्ड है बट वो आपकी समरी बुक में इनकॉर्पोरेट नहीं है, तो आप उसको नोटेड डाउन कर लीजिए. मतलब कैसे भी स्टिकी नोट्स लगा दीजिए या फिर कुछ भी कैसे भी करके सब चीज़ आपकी सिर्फ एक समरी बुक होना चाहिए, क्योंकि लास्ट डे में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम 1000 पेजेस की कोई भी बुक यूज़ करें और हम उसके थ्रू पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाए, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. और मैंने ये बहुत मिस्टेक करी थी फर्स्ट अटैम्प्ट देने के टाइम, जब मुझे ऐसा था कि मैंने मेन बुक से पढ़ा था एंड इट वाज अराउंड 1000 पेज की बुक, एंड फर्स्ट सेकंड मैंने उसी से पढ़ा एंड थर्ड टाइम जब मैंने रिवाइज़ करा तब मैंने किसी और की बुक पे शिफ्ट हो गई थी. तो प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक. सो यू मस्ट रिमेंबर कि एटलीस्ट वन बुक एंड दैट्स इट. सेकेंड, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं. अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आपको एक बार कोचिंग के थ्रू जाना चाहिए, मतलब आपको लेनी ही चाहिए. वैसे सेल्फ स्टडी से हो सकता है लॉ, बट आई वॉन्ट रिकमेंड इट फॉर यू. आप एटलीस्ट कोचिंग ले लीजिए. उसके बाद आपकी कोचिंग, आपको जो रिवीजन का टाइम मिले उससे पहले आपकी कोचिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए. ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो. आप एटलीस्ट जो रिवीजन टाइम आपको स्टडी लीव मिल रही है उसमें आपकी कोचिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए. उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करते, मतलब वो ABC एनालिसिस के थ्रू करते हैं और कैटेगरी C को इग्नोर कर देते हैं. बट ऐसा नहीं करना चाहिए. सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा लगे तो आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं, बट आप उसको स्किप मत करिए. मतलब ठीक है, आप वाइंडिंग अप वगैरह को स्किप करना चाहो तो एक बार सोच भी सकते हैं. उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लीजिए. बाकी आप 100% कवरेज करिए, 100% सिलेबस को आप पढ़कर जाइए एग्जाम में, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि एग्जामिनर कहाँ से क्या पूछ ले. आपको कोई आइडिया नहीं होता है. उसके बाद आप एटलीस्ट 3 रिवीजन करना बहुत मैंडेटरी है. मतलब आपको पता ही नहीं चलता है, मतलब आप रिकॉल ही नहीं कर पाओगे एटलीस्ट आपके इतने रिवीजन नहीं हो तो. एटलीस्ट 3 रिवीजन इज़ रिकमेंडेड. उससे ज़्यादा हो तो नो डाउट बहुत ही अच्छा है. उसके बाद आपको कंटिन्यूस रिवीजन भी करना चाहिए. मतलब एक फर्स्ट रिवीजन आपने करा 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, उसके बाद आप बहुत टाइम बाद उसको वापस से उठा रहे हो तो आपको ब्लैंक हो जाओगे कि आपने पढ़ा क्या था, और आपको ऐसा लगेगा कि एकदम नया ही स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ याद ही नहीं आएगा. इसलिए मस्ट रिमेंबर कि एटलीस्ट मतलब थोड़े टाइम में से टच कर लिया जाए, या फिर रिवीजन वीडियो सुन लिया जाए, या फिर आपके खुद के वॉइस नोट्स बना लिए जाए जिससे आप उसको रिवाइज़ करते रहें. अब हमने पूरी स्ट्रैटेजी देख ली, हमें एटलीस्ट 3 रिवीजन करना है. तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कितने दिन में कितना कंप्लीट कर लेना चाहिए और कितना नॉर्मल टाइम सबको रिक्वायर्ड होता है और सबको लगता है. फर्स्ट रिवीजन में हमें 12 to 15 डेज़ नॉर्मल है, सबको लगता है. तो आप पैनिक मत करिएगा कि 15 डेज़ लग गए या 12 डेज़ लग गए या जितने भी दिन लगे. फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करिए. सेकेंड रिवीजन में उसका जस्ट हाफ कर दीजिए. 7.5 डेज़ में आप सेकेंड रिवीजन को कंप्लीट करिए. उसके बाद थर्ड रिवीजन के टाइम पे आप 3 to 4 डेज़ में उसे कंप्लीट करने की कोशिश करिए. हो जाता है लास्ट में आते 3 and 4 डेज़ में भी कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद अगर आपके पास और भी टाइम है तो 1.5 डेज़ में, जैसे एग्ज़ाम के पहले आप करना चाहते हैं वैसे ही मॉक टेस्ट देकर देखिए कि एग्ज़ाम में कैसे 1.5 डे में कैसे सिलेबस कंप्लीट होता है. तो आप एक लास्ट रिवीजन 1.5 डेज़ का रख सकते हैं. और अगर आपको डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए कि 15 डेज़ का लोकेशन कैसा होना चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दीजिए, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. उसके बाद आप याद रखिए कि आपको सारा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना है. उसके बाद ही आपको उसके स्कैनर के क्वेश्चंस पे जाना है. मतलब आप साइमल्टेनियसली मत करना, जैसे एक सेक्शन पढ़ा और उसका क्वेश्चन देख लिया, वो तो आपको याद ही रहेगा. तो ऐसा करने से कोई मतलब नहीं रहेगा. आप पूरा चैप्टर कर लीजिए, उसके बाद आप आपके स्कैनर पे शिफ्ट कर दीजिए. उसके बाद आप जब भी स्कैनर से पढ़े तो आप मार्क करते जाइए कि कौन से क्वेश्चन आपको सेकंड टाइम में या थर्ड टाइम में नहीं पढ़ना है. मतलब लो मार्क कर दीजिए, M मार्क कर दीजिए, H मार्क कर दीजिए कि ये मीडियम है, इसको आपको सेकंड टाइम पढ़ना ही पड़ेगा. हाई मतलब LDR टाइप मार्क कर दीजिए, तो जिससे आपके क्वेश्चंस भी कम होते रहेंगे और आपका जब अपन सेकंड थर्ड रिवीजन करेंगे तो उसमें टाइम भी कम लगेगा. उसके बाद आप
उसके अलावा आप एक लिस्ट भी बना लीजिए, जैसे कि कौन सा सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई होता है, कौन सा सेक्शन नहीं अप्लाई होता है, कौन सा प्राइवेट कंपनीज़ को अप्लाई होता है। क्योंकि आजकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको पता नहीं होता है, आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये क्या सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई होता है कि भी नहीं, तो उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे मार्क्स ऐसे ही चले जाते हैं। तो आप एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बना सकते हो जिसमें आप अलग अलग सेक्शन कौन से अप्लाई हो रहे हैं, किस कंपनीज को अप्लाई हो रहे हैं, वो सब आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आप पेनल्टीज़ और अपील्स एंड रिविजन, मतलब जैसे इकोनॉमिक लॉ के पार्ट में बहुत सारी अपील्स है, मतलब सारे चैप्टर में अलग अलग, कई 30 डेज़ है, 45 डेज़ है, तो आप हर चैप्टर का अलग अलग एक अपील का पूरा चार्ट बना लीजिए कि इसमें 45 डेज़ लगेंगे, फिर अपील अपन नेक्स्ट उसको कर सकते हैं। उसके बाद पेनल्टीज़ के लिए भी आप चार्ट बना सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस स्पेशली आई वुड रिकमेंड कि डायरेक्टर्स की आप सेक्शंस लर्न कर लीजिए, और बाकी इकोनॉमिक लॉ डायरेक्टर्स वाले पार्ट का लर्न कर लीजिए। बाकी इकोनॉमिक लॉ में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, जैसे पामला में कुछ 3-4 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आप उनके सिर्फ वही वाले सेक्शन याद करिए, और मतलब सेक्शन तभी लिखिएगा एग्ज़ाम में जब आपको लगे कि हाँ ये पक्का यही सेक्शन का है। बाकी सेक्शन लिखना कोई मैंडेटरी नहीं होता है, आपके मार्क्स नहीं कट होते हैं, हाँ एडिशनल मार्किंग होती है, हाफ एंड हाफ मार्क्स मिल जाता है, उसके लिए आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाता है अगर आप सेक्शन वगैरह लिखते हैं तो। बाकी ऐसे कोई वो नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने सेक्शन नहीं लिखा तो। इसके अलावा आप RTPs, MTPs, पास पेपर्स, इनफैक्ट जो स्टडी मटेरियल के पीछे क्वेश्चंस दिए हैं वो बहुत सारे स्कैनर्स में स्किप कर जाते हैं टीचर्स लोग, उनको मतलब उनको लगता है या तो बच्चों का आता है या फिर वो खुद ही मिस कर जाते हैं कि नए क्वेश्चन इंसर्ट हुए हैं। तो आप जब भी स्कैनर किसी का भी सॉल्व करें उससे पहले आपके मॉड्यूल्स उठाए हैं और उसके इतने क्वेश्चन से पहले वो कर लीजिए, उसके बाद वो स्कैनर पे शिफ्ट करिए। और RTP MTP पास पेपर्स एटलीस्ट 3 अटैम्प्ट के तो आपको करना ही चाहिए, मतलब 3 अटैम्प्ट के आपने कर लिया ना तो आपको कोई भी एग्जामिशन लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। उसके बाद आप मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर लिखें, एक एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर आपको लिखना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है तो लोग बोलते हैं कि इसमें लिख के देखने की क्या ज़रूरत है, बट आई मस्ट रिकमेंड कि एटलीस्ट आपको लिख कर देखना चाहिए। मैंने खुद ने भी एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट लिख के देखे थे खुद से। और इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लास्ट डे बिफोर एग्ज़ाम का जो भी टाइम टेबल है आप उसको पहले से ही बना लें, उसमें मतलब कैसे कैसे आपका अलॉटमेंट है। और स्पेशली बहुत सारे बच्चे आजकल ऐसे करते हैं कि रिवीजन वीडियोस देखते हैं, जब एग्ज़ाम ऑडिट की एग्ज़ाम देख के आएंगे तो वो लास्ट डे मैराथन वगैरह देखते हैं। ठीक है, इट्स ओके, अगर आपको लगता है कि आपको मैराथन देखने की ज़रूरत है तो आप वो भी देख सकते हैं, बट अब उसमें एक काम करिए कि जैसे वो रिवीजन मैराथन आपका स्टार्ट हो रहा है 8:30 के अराउंड, तो आप उसको 9:30 या 10 तक ज्वाइन करें, तो थोड़ी स्पीड में आपका वही चीज़ कंप्लीट हो जाएगा और कुछ जो आपको इग्नोर करने वाला पार्ट है आप उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो लाइव अटेंड करते हैं तो हम उसको स्किप ही नहीं कर पाते हैं और हमारा टाइम वेस्ट होता जाता है। उसके बाद आपको आपकी प्रेजेंटेशन पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। पहले जैसे कि हमारे टिचर्स हमें बताते हैं और इंस्टीट्यूट जिस तरह से प्रेजेंटेशन देता है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी उसी तरह से अपनी प्रेजेंटेशन लिखें। उसके बाद कुछ बोनस टिप्स मैं आपको लॉ के लिए, स्पेशली लॉ के लिए देना चाहती हूँ। जैसे कि डायरेक्टर्स का चैप्टर हुआ, अब उसमें से लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि डायरेक्टर्स कर लिया और IBC और फेमा वगैरह इकोनॉमिक लॉ का पार्ट कर लिया और डायरेक्टर्स के चैप्टर्स कर लिया और बस ये करके चले जाते हैं। बट अब होता क्या है कि जो बाकी चैप्टर्स है उनमें से बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं और हम वो स्किप कर जाते हैं क्योंकि हमने वो पढ़ा ही नहीं होता, हम डायरेक्टर्स पे फोकस करके रखते हैं। तो आप लोग ये मत करिएगा। और इसी के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट, इसके अलावा एग्ज़ाम में डायरेक्टर्स से ऐसा क्वेश्चन हमेशा बन रहा है, लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से बन रहा है, जिसमें आपको अजम्पशन बेसिस पे आंसर देना रखा है, मतलब कोई प्रोविज़न नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं उसके बारे में बात नहीं करी है, बट फिर भी वो उस टाइप का क्वेश्चन बना देता है और उसको फिर हमने अजम्पशन बेसिस पे ही आंसर लिखना पड़ता है। आप देखेंगे आपके पास पेपर्स उठा के तो आपको पता चलेगा। और लोगों को लगता है, सबको लगता है कि ये तो हमारे सिलेबस की बाहर का है और वो स्किप करके आ जाते हैं, जबकि आप अगर अजम्पशन बेसिस पे उसका आंसर लिख देते तो शायद आपको पूरे मार्क्स मिल जाते। तो एक तो बोनस टिप ये है। और सेकेंड वाली बोनस टिप ये है, अगर लॉ का पेपर आपको सबको पता है कि बहुत लेंदी आता है, लास्ट 2 अटेम्प्ट से आप देख ही रहे हो बहुत टफ और बहुत लेंदी आ रहा है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, अगर लास्ट के 15-20 मिनट्स बचे हैं और आपको लग रहा है कि आपके एटलीस्ट 2 क्वेश्चन पूरे बचे हैं, मतलब तीनों पार्ट बचे हैं, या आपके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है, वैसे इतना नहीं होता है, 15-20 मार्क्स का हर स्टूडेंट का बच जाता है लास्ट के 15-20 मिनट में, तो आप एटलीस्ट जो आपने क्वेश्चन पहले पढ़ रखा होगा तो बस आप उसके आंसर या कंक्लूजन या फिर आपको चैप्टर के प्रोविज़न पता है तो प्रोविज़न और उसका कंक्लूजन लिख के आ जाएंगे, तो भी आपको मार्क्स एक एक करके मिलता जाएगा और आपका एग्रीगेट बढ़ता जाएगा।
अब मतलब आप कुछ नहीं लिखो या एक ही क्वेश्चन को पूरा तरीके से सॉल्व करो लास्ट के मिनट्स में, उससे बेटर है कि आप उसको सिर्फ कंक्लूजन लिखते जाइए और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिए। इससे आपका स्कोर भी अच्छा होगा और आपको मार्क्स भी मिलते जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड फॉर दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड टेल मी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, सो दैट आई कैन ब्रिंग सम मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू, बाय।